मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी को बिना दल के नोटा का डर सता रहा है। इसका कारण विधानसभा के 2018 के आम चुनाव, क्योंकि नोटा ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। उनमें से 5 सीट ऐसी थी जहां सीटों पर विजेता और दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर नोटा को मिले वोटों से भी कम है। यानी इन सीटों पर नोटा के वोट अगर दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों को मिले होते तो नतीजे पूरी तरह से बदल सकते थे, जिसका बड़ा नुकसान 2018 के उपचुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा था। यही वजह है कि इस बार नोटा के साथ ही बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए बसपा और बागियों से निपटने की चुनौती बड़ी मानी जा रही है। हालांकि इसको लेकर दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। मैं मानता हूं कि इस बार नोटा का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हम तो ये चाहते हैं कि आम जनता नोटा ना लगाए, आम जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे। और इससे भी और महत्वपूर्ण बात है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता, खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन्होंने उनकी गुलामी नहीं की, या जो पूरे जिनका जीवन कांग्रेस में चला गया और उनको महत्व नहीं मिला, वो पूरी दमखम के साथ इन प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट है कि हमारे तमाम नेता और कार्यकर्ता, सबका उद्देश्य है कि अपनी नीतियों के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश के विकास की जो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी की है और जिसको 15 साल में बहुत हद तक साकार किया, उस सब के आधार पर मतदाता से आग्रह करेंगे कि नोटा की बजाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और मध्य प्रदेश को मजबूत करें। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग 350 वोटों से जीते थे, जबकि यहां पर नोटा को 2976 वोट मिले थे। नेपानगर में सुमित्रा कासडेकर 1264 वोटों से जीती। 2551 मत नोटा में डाले गए थे। ब्यावरा से गोवर्धन दांगी 1481 वोट से जीते। इस सीट पर 1481 वोट ही नोटा को मिले। सांवेर में तुलसी सिलावट 2945 वोटों से जीते थे। यहां पर नोटा को 2591 वोट मिले, जिसकी वजह से यहां पर जीत का अंतर महज 354 वोट का ही रहा। आगर में बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल को 2490 वोटों से जीत मिली थी, जबकि यहां करीब 2141 वोट नोटा को मिले थे। 2018 विधानसभा आम चुनाव में नोटा को मिले मतों ने कई कांग्रेस प्रत्याशियों की किस्मत बदल दी थी, तो वहीं कई बीजेपी नेताओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि इस बार भी कई सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद मामूली रह सकता है। इस बार भी उपचुनाव में लगभग यही स्थिति बन सकती है, क्योंकि इस बार उपचुनाव में बसपा भी मैदान में है। इन समीकरणों और उपचुनावी माहौल की वजह से प्रदेश के दोनों ही प्रमुख सियासी दलों की धड़कनें जहां बढ़ी हुई हैं, तो वहीं ये भी साफ दिख रहा है कि उपचुनाव का रण काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में देखना यह है कि बाय इलेक्शन के रण में नोटा का असर से किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। IND24 के लिए कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो बेहद दिलचस्प होने वाले हैं ये उपचुनाव। ये तो पहले से ही देखने में आ रहा है जिस तरीके से सियासी दल एक दूसरे को पटखनी देने के लिए मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। दिग्गज लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, साथ ही दल बदल का दौर अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन बावजूद इसके सवाल ये है कि आखिर जनता चुनेगी किसे? क्या जनता के बीच में जो नाराजगी है उसका खामियाजा नोटा के जरिए बाहर आएगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर हम बात करने वाले हैं।
हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मिलन भार्गव जी जुड़े हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अजीत सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव हैं। और इस पर सवाल सबसे पहले सुनील जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम नोटा की बात करते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि जिसे नहीं चाहता मतदाता या अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए 2013 में उसे नोटा के रूप में जो एक सशक्त हथियार मिला है उसका इस्तेमाल जनता कर सकती है अपने मत को किसी को भी ना देकर। लेकिन अभी उपचुनाव की इस जंग में जहां 28 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, ऐसे में नोटा का कमाल किसको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए नाजनीन जी, इस बात को लेकर दोनों ही दल चिंतित हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, क्योंकि जो कांग्रेस में कल तक थे आज वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और दल बदल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में हुआ है, कांग्रेस में भी चाहे हम बीएसपी के पूर्व कैंडिडेटों की बात करें उनको लिया गया है, कई भाजपाई हैं, चाहे पारुल साहू हो, सतीश सिकरवार हो या दूसरे जो पिछला चुनाव बीजेपी से लड़ चुके हैं। तो दल बदल दोनों ही पार्टियों पे बराबर है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप भली हो सकते हैं। लेकिन नोटा की अगर हम बात करें 2013 में जब ये मतदाता को ये अधिकार मिला तो उसके बाद हमने देखा कि 2013 और 2018, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी और 2019 के भी लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वोट जो हैं वो कई मायने में अगर हम कहें कि अगर नोटा को नहीं मिलते, अगर नोटा का ऑप्शन नहीं होता तो हार जीत का अंतर या तो बढ़ जाता या फिर कई बहुत नजदीक आकर नहीं हारते, क्योंकि हार जीत कई हमने देखी। अगर हम हरदीप सिंह डंग की बात करें नाजरीन, तो जिस प्रकार से सुवासरा से पिछली बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, महज 350 वोटों से हरदीप सिंह डंग चुनाव जीते थे। लेकिन अगर हम नोटा की बात करें वहां पर तो 2976 वोट नोटा में गए थे, यानी अगर नोटा नहीं होता तो ये जीत का अंतर बढ़ सकता था। तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो नोटा के कारण चुनाव हारे। और इस चुनाव में क्योंकि ये लग रहा है, राजनीतिक जो पंडित हैं और जो समीक्षक हैं उनको भी लग रहा कि नोटा का इस्तेमाल मतदाता ज्यादा करेगा। बिल्कुल, और क्यों करेगा इस पे हम थोड़ा राय ले लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी की। हालांकि एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन भदौरिया साहब 28 सीटें जीतने की जहां चुनौती हो, जहां आपके लाए हुए प्रत्याशियों का विरोध अब सड़कों पर दिख रहा हो, ऐसे में नोटा भी एक सामने मुसीबत के तौर पर है, क्योंकि जनता के मन में भी हो सकता है कि कमियां हो, उनको आपकी खूबियां कमियां गिनाने का जो सिलसिला चल रहा है क्या इफेक्ट कर रही है कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आप नोटा के ऑप्शन को कैसे देखते हैं? देखिए नाजनीन जी, जब प्रावधान हुआ नोटा का, अपने लोकतंत्र में नोटा का प्रावधान किया गया जी, उस समय उसका उद्देश्य दूसरा था। उसका उद्देश्य था कि जो भी प्रत्याशी हैं, आम जनमानस हैं या जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर नोटा बटन ज्यादा से ज्यादा वहां का मतदाता दबाता है और नोटा की तरफ जाता है तो एक संदेश देने का मंशा थी कि एक संदेश जाए कि आप लोग अपने रास्ते से, जनसेवा के रास्ते से भटक रहे हैं। इसलिए आम जनमानस आप सबको नेग्लेक्ट करते हुए उदासीनता की ओर जा रहा है। ये प्रावधान था, ये मंशा थी नोटा का प्रावधान लाने की। तो परंतु देखा जा रहा है कि जैसे आदरणीय सुनील जी ने बताया कि लोकसभा विधानसभा मिला के 4 चुनाव में ये इस तरीके का नोटा आया, परंतु जनमानस में और जनप्रतिनिधियों में इसका कोई संदेश नहीं जा पा रहा है। जिस राजनीतिक और जीत हार का गणित जरूर बिगाड़ रहा है नोटा, ये बात सही है। आपके लिए जो आंकड़े आए वो बिल्कुल सत्यता है कि ये गणित जरूर बिगाड़ रहा है, परंतु जो मंशा थी कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को और उम्मीदवारों को एक संदेश देना कि आप पथ भ्रष्ट हो रहे हैं और लोगों का आकर्षण नोटे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आप जनसेवा के रास्ते पे पुनः लौट आइए। परंतु ये मुझे लग नहीं रहा है। इससे नोटा का, उस पर मुझे लगता है पुनः विचार करना चाहिए एक बार सरकार को कि ये नोटा रखा जाना उचित है कि अनुचित है, तो इसको पुनः विचार करना कह रहे हैं भदौरिया साहब कि नोटा क्यों लाया गया, ये मकसद आपने समझाया, तो आप ये नहीं चाहते कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आपके दल से हो या दूसरे दलों से हो, वो समझें कि जनता क्या संदेश दे रही है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ही विचार करे नोटा के ऑप्शन पर? जी, जनप्रतिनिधियों, मैंने पहले कहा ना, मैंने दल में अपने संबोधन को दल में बांधा ही नहीं, मैंने सब लोगों के लिए कहा, जो भी जनप्रतिनिधियों। लेकिन आपका जोर ये है कि नोटा के ऑप्शन पर विचार होना चाहिए। मिलन भार्गव जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? लेकिन निश्चित रूप से अजीत भाई ने बहुत ही बेहतर ढंग से इस बात को रखा। लोकतंत्र में चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता बढ़े, मत का उपयोग करने की संख्या बढ़े, इसलिए नोटा लाया गया। देखो, ये कई बार होता है, राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी उतारते हैं और प्रत्याशी
पूर्व भी हो सकता है, पहले से चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो और उस पर लोगों की असहमति हो। असहमति जाहिर करने के लिए भी नोटा का ऑप्शन लाया गया, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए 0.00 में प्रतिशत कई बार रहता है असहमति का, लेकिन वो कई बार गणित बहुत बिगाड़ देता है। जनप्रतिनिधि जनता का जो बहुसंख्यक समाज है वो किसी प्रत्याशी को चुनना चाहता है, लेकिन नोटा में मतों के नुकसान होने के कारण वो मत जाया हो जाता है और एक अच्छा जनप्रतिनिधि, अच्छा जो सेवक हो सकता है वो लोकतंत्र के मंदिर जाने से वंचित रह जाता है। मुझे लगता है जन जागरण के लिए तो बहुत बहुत अच्छा तरीका चुनाव आयोग ने दिया था, लेकिन अब बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता रही नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए चुनाव आयोग को और इसका कोई दूसरा रास्ता निकालते हुए मतों का उपयोग बढ़े। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाया जाना है, इसका उपयोग जनप्रतिनिधि चुनने में ज्यादा से ज्यादा हो मतों का, तो ज्यादा बेहतर ढंग से इस सुविधा या इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा। वोट के यहाँ पर जाया होने की बात कही है, इसके लिए अगर हम बात करें सुनील जी, ये प्रश्न चुनाव आयोग से भी पूछा गया था और उन्होंने भी ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि वोट जाया हो जाते हैं। जो संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या इसे कैसे देखें? क्या जनप्रतिनिधि समझना नहीं चाहते, वो वोटों के अंतर और जीत हार को अपने तरीके से देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं इसमें? देखिए नाजरीन, देश में 70 सालों में अभी भी इतनी जागरूकता नहीं आई है कि 100% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 70 साल लग गए हैं, फिर भी अभी तक अगर हम देखें तो 75 तक भी अगर वोट परसेंट जो पहुंच जाए मतदान का अधिकार, जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो 7 सालों में हम नोटा को लेकर सवाल उठाएं, क्योंकि 13 में आया, 20 चल रहा है, 7 साल हुए। लेकिन ये बात दोनों को माननी पड़ेगी, दोनों ही राजनीतिक दलों को माननी पड़ेगी कि कई विधानसभा क्षेत्रों में नोटा को जो वोट आया है नोटा के पास, या नोटा जिन लोगों ने दबाया है, वो कई निर्दलीय प्रत्याशियों से ज्यादा नोटा का रहा है। यानी जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनसे ज्यादा नोटा को कई लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 100% या तो नोटा पे दबाएं। एक संदेश धीरे धीरे जाएगा, जागरूकता धीरे धीरे आएगी, लेकिन नोटा इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि कई सीटें नाजरीन 2013 में भाजपा ने बेहद कम अंतर से नोटा के कारण खोई थी। 2018 में भी कांग्रेस और बीजेपी ने नोटा के कारण ही कई सीटें खोई हैं। तो इनको ये मानना पड़ेगा कि नोटा इन दोनों राजनीतिक दलों के लिए नफे नुकसान का कारण हो सकता है, लेकिन इनको भी ये समझना चाहिए कि नोटा जाया नहीं जा रहा है। इनकी जीत हार नोटा के कारण कई जगहों पर फिसली है। और अगर तीसरी अगर हम बात करें, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी मैदान में रहेगी या दूसरी पार्टियां रहेंगी, तो कुछ ना कुछ वोट परसेंट जो है वो इन्हीं राजनीतिक दलों का, ये चाहे नोटा हो चाहे दूसरे कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल अपनी जीत हार के परसेंटेज को तो नोटा को सामने रखकर देख रहे हैं, लेकिन जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है जनता, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि जनता के द्वारा दिए जा रहे मैसेज को आखिर जनप्रतिनिधि कब समझेंगे और कैसे। चर्चा में बने रहिए हमारे साथ। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मिलन जी, आपने भी कहा कि आप अजीत जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जो बात हम यहाँ पर चर्चा में शामिल कर रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए हैं, नोटा को जितने वोट गए हैं, जैसा सुनील जी ने भी कहा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अगर इस ऑप्शन को रखा गया है तो जो संदेश जिसकी बात हम कर रहे हैं कि जनता की जो नाराजगी है या वो नहीं चाहते कि जो प्रत्याशी जिन दलों ने उतारे हैं, क्या उनके बारे में भी जांच परख, उनका कैसा बैकग्राउंड है, इन सब चीजों के बारे में भी और विचार करने की जरूरत है? बिल्कुल विचार होना चाहिए और होता भी है राजनीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विषय को लेकर गंभीरता के साथ काम करती आई है। जहां भी जिस विधानसभा क्षेत्र में या जिस लोकसभा क्षेत्र में इस प्रकार के नोटा पे जब प्रतिशत ज्यादा आता है और जो जनता बताना चाह रही है, तो निश्चित रूप से जनता से इत्तेफाक रखना राजनीतिक दल का धर्म और कर्तव्य बनता है। यदि प्रत्याशी चयन में कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है, तो मुझे लगता है सोचने विचारणीय प्रश्न है।
लेकिन मैं फिर वह कहना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए आप प्रतिशत की मात्रा देखेंगे तो बहुत पॉइंट में होती है, और जो बहुसंख्यक जो जनप्रतिनिधि चुनना चाह रहा है तो उसमें कई बार आप देखेंगे एक अच्छा चयन रह जाता है। तो ये मतदाता का आक्रोश और एक असहमति जाहिर करने का तरीका और जरिया तो बन गया, लेकिन उसका इस्तेमाल और उसके प्रभाव कितने आ रहे हैं, या उसका जो जनप्रतिनिधि या उसकी इच्छा है हमारा प्रतिनिधि धर्म के ये संसद और लोकसभा और विधानसभा में कौन जाए, ये तय करने में वो प्रभावित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है मतदाताओं में जागरूकता हो। मैं नाज़नीन जी 2008 की बात मैं करूं, जब मैं एक सक्रिय रूप से जब समाज में काम करता तो चुनाव में हम भी घूमते थे, घरों से लोगों को निकालते थे, लोगों से आग्रह करते थे कि जाइए वोट डालिए, आप चुनाव में अपने मत का उपयोग करिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे जो बोलते थे कि आज हम छुट्टी है, आराम कर रहे हैं, तो उनको हम बड़ा आग्रह, हमारी जो पूरी टोली होती थी आग्रह करती थी, ले जाया करती थी, गाड़ी से छोड़ने का काम भी हम लोग करते थे, बुजुर्गों को ले जाने का काम भी हम करते थे। हम किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बोलते थे कि वोट डालिए, आपको वोट डालना जरूरी है, किसी भी दल को डालिए, लेकिन वोट का उपयोग करिए, इसकी महत्व समझिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि को चुनने से वंचित रह जाएंगे। तो समाज में जन जागरण बने, तो चुनाव आयोग ने ये बहुत अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी दूसरी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए अब ये तो वक्त रहते देखना होगा। अगर इसकी मांग राजनीतिक पार्टियां करती हैं तो मुझे लगता है कि इस पर विचार हो भी सकता है। लेकिन अभी अजीत जी, आपके लिए, कांग्रेस के लिए कितना टफ देखते हैं आप? 28 सीटें, अभी आपके प्रत्याशियों का सड़कों पर आपके ही परिवार के सदस्यों की तरफ से विरोध, और ऐसे में नोटा और कोरोना और है ऊपर से सोने पर सुहागा। देखिए नाज़नीन जी, अब आप दूसरी दिशा की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसमें मैं आपको जवाब दूंगा कि कांग्रेस पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है। आप 28 सीटों पे कांग्रेस पार्टी अकेला चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ उन विधानसभा क्षेत्रों का एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है जो ठगा गया है, जिसके साथ छलावा हुआ है। आपने ही अभी मनोज जी की मैं रिपोर्ट देख रहा था, मनोज जी दिखा रहे थे वहाँ नेपा नगर का, तो मैं देख रहा था किस तरीके से एक छोटे से छोटा व्यक्ति मजदूर किस्म का छूटते ही कह रहा था कि नहीं इस बार तो कांग्रेस, क्योंकि हमारे साथ छलावा हुआ। बड़े से बड़ा व्यक्ति ये कह रहा था कि नहीं हमारे साथ छलावा हुआ इस बार कांग्रेस। तो ये सब चीजें कांग्रेस बिल्कुल निष्पक्ष है, और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से इस चीज को सरकार को जगा रही है, प्रशासन को जगा रही है कि भैया हमारे ऊपर तो आप लोग प्रकरण, हमारे नेताओं पे तो तत्काल दर्ज कर लेते हो, एक आध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ भी नजरें इनायत कर लो, उन पे भी एक आध FIR हो जाए किसी कार्यक्रमों में। ऐसा तो है नहीं कि कमलनाथ जी की सभा में अगर 10,000 की भीड़ उमड़ रही है तो शिवराज जी की सभा में भी 2,000 की भीड़ उमड़ रही है। तो जैसे 10,000 में गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, 2,000 में भी हो रहा है। तो आप ये ज्वेलेस छोड़िए, जलन की भावना छोड़िए, 10,000 वाले पे कर रहे हैं तो 2,000 वाले शिवराज सिंह जी पे भी कर लीजिए। बात भले पूरी कर लीजिए, लेकिन मेरा प्रश्न तो ये था ही नहीं। आप शायद अपनी बात कहना चाहते थे, FIR, और आप कह रहे हैं 2,000 या 20,000 जुटाओ, ये तो अलग विषय है। ये तो आप चाहते हैं, आपको जहां लगता है आप बिल्कुल उसकी शिकायत कीजिए, जो कार्रवाई होनी होगी। मेरा बोलना ये था कि नोटा ऑप्शन को जनता पसंद कर रही है, क्योंकि वो प्रत्याशियों को पसंद नहीं कर रही। दूसरा ये इंपॉर्टेंट कि अभी जिस तरीके से कोरोना का संकट है, जैसा कि मिलन जी कह रहे थे कि पहले ही बहुत टफ है कि लोगों को घर से बाहर निकालो, कि आपको वोट डालने जाना चाहिए। अब कोरोना के डर में क्या लगता है आपको कि जनता कितनी जागरूक है, कैसे बाहर आएगी, और बाहर आती है तो किस ऑप्शन को चुनेगी? ये मेरा सवाल है। ये नाज़नीन जी, जो मैं समझ रहा हूँ उसको साफ गोई से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, स्वीकार करता हूँ। हम लोग जो आकलन कर रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग, हमारा हो सकता है आकलन गलत भी हो, आप लोग उसमें संशोधित कर सकते हैं, सुनील जी भी संशोधन कर सकते हैं उसमें। हमारा जो आकलन है, मुझे जो लगता है कि इस बार कोरोना संकट के चलते हुए मुझे लगता है कि मत प्रतिशत नीचे जाएगा, क्योंकि जो संपन्न लोग हैं, जो संपन्न क्लास के लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास में आते हैं, तो मुझे लगता है वो लोग कम वोट डालने जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पहले 2018 है, उससे पहले आप देखना मतदान केंद्रों पे जो लाइन लगती थी, मुझे लगता है इस लाइन के चलते, क्योंकि देखिए समय तो निश्चित है, चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा 1 आध घंटा आगे पीछे कर सकता है, बाकी समय तो निश्चित है चुनाव मतदान का। ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन के अंतराल में मतदान हो या 3 दिन के अंतराल में मतदान हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के मतदान कर लेंगे, परंतु समय निश्चित होने की वजह से, और निश्चित रूप से आप देखिए प्रारंभ में ही
प्रारंभ के 2-3 घंटे सुबह प्रातः काल के लाइन लगती थी, शाम को लाइन लगती थी, तो मुझे नहीं लगता। आपने बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि जिस तरीके के हालात होंगे आप उस तरफ बिल्कुल ध्यान दिला रहे हैं। सुनील जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए शुरुआत में वैसे ही 2-3 घंटे जब सुबह होती है उस वक्त मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचते नहीं, कोरोना है यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा वहां पर, ऐसे में एक एक करके मतदाता का पहुंचना और लंबा इंतजार करना बहुत टफ रहेंगे ये चुनाव। देखिए नाज़रीन, चुनाव से पहले हम नोटा पे अगर बात करें तो नोटा की, क्योंकि जिस प्रकार से बात हो रही थी कि बेहद कम लोग जो है वो नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2200-2500 के लगभग लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक दलों की जिस प्रकार की दलील है उसके पीछे अगर हम निर्वाचन आयोग की मंशा की बात करें तो मंशा यही थी, क्योंकि हम खबरें भी दिखा रहे हैं कि कई गांव ऐसे हैं या कई शहर ऐसे हैं, कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां विकास नहीं हुआ और साफ तौर पर चुनाव के बहिष्कार की बात कही जा रही है पूरी कॉलोनी, पूरे शहर या पूरे गांव के द्वारा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसे लोग चुनाव का बहिष्कार ना करें, वोट परसेंट वोट परसेंट में वृद्धि हो, 100% मतदान हो, इसके लिए कि अगर आपको इन तमाम विकास कार्य के चाहे राजनीतिक पार्टियों ने कैंडिडेटों ने नहीं किए तो उनको आप नकार सकते हैं, वो भी नकारना भी आप शो कर सकते हैं, वो काउंटिंग भी होगी। अब जैसे कि हम चिंता जता रहे हैं, चाहे हम अजीत जी की बात करें कि वोटिंग को लेकर, तो वोटिंग को लेकर चिंता जायज है, लेकिन एक चीज और यहाँ चुनाव आयोग ने की है, हर पोलिंग पर 1000 मतदाता से ज्यादा नहीं रहेंगे इस बार, और 1 घंटे समय भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 5 बजे तक का समय है या 6 बजे तक का समय है और 6 बजे के बाद अगर मान लीजिए उस लाइन में 500 भी व्यक्ति लगे हैं तो जब तक वो अगला दिन भी हो जाए, जब तक उनके आखिरी व्यक्ति तक वोट न डाल दे, जब तक निर्वाचन आयोग वोटिंग बंद नहीं करता है। तो कुल मिलाकर इस बार जरूर कई एहतियात के साथ साथ यहाँ पर एक सीमित संख्या भी की गई है पोलिंग बूथों पर, पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। तो लगता है ये कहा जा सकता है कि नोटा जो ऑप्शन है वो भी मतदाता के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। जो विरोध, जो नाराजगी, जो गुस्सा आप अपने प्रत्याशियों के प्रति या किसी दल के प्रति आप दिखाना चाहते हैं तो आपको घरों से बाहर निकलना चाहिए और नोटा का ऑप्शन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलन जी, आपने कहा कि बहुत टफ होता है कि मतदाता बाहर आए, लेकिन क्या ये जागरूकता आप कहेंगे कि जनता के बीच में लाने में, क्योंकि आप भी वोट अपील करने जाते हैं, आपकी पार्टी को वोट मिले ठीक है, लेकिन वोट परसेंटेज कम से कम बढ़े, इसके लिए वो भले बाहर निकले, नोटा को वोट दे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक दल के होने, कार्यकर्ता होने के नाते हम तो चाहेंगे मतदाता ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का उपयोग करें और हमारी पार्टी के प्रति ज्यादा उपयोग करें। लेकिन आप देखिएगा ये कोरोना काल में भी मत प्रतिशत प्रभावित होने की आशंका सभी लोग जता रहे हैं। निश्चित रूप से ये प्रभावित हो भी सकता है, इसमें मैं दो राय कोई भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतों का उपयोग करें और जो 15 माह के कमलनाथ सरकार के काले कारनामे थे उसके खिलाफ जनता में जो आक्रोश है वो मतों के रूप में आएगा और हमारे प्रति, हमारी पार्टी के पक्ष में मतदान ज्यादा से ज्यादा जनता करेगी। आप देखिएगा आने वाले दिनों में सुखद परिणाम सबके सामने आएंगे। चलिए, ये तो कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन सवाल यही है कि जनता को आखिर नोटा के ऑप्शन पर जाना क्यों पड़ता है, जब दोनों ही दल अपनी अपनी खूबियां गिनाते हैं, दोनों ही दल ये कहते हैं कि हमने वादे पूरे किए हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट आपके आने वाले समय की है, पिछले समय की है। तो फिर भदौरिया जी, क्या लगता है आपको कि आखिर 2013 में ही सही और अब तक आप कह जरूर रहे हैं कि नोटा की जरूरत नहीं है या इसे सोचना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, लेकिन क्यों जनता को जरूरत पड़ रही है इसकी? जनता को, जैसे सुनील जी ने बताया, एक महत्वपूर्ण कारण वो भी है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं होना, विकास से संतुष्ट नहीं होता है राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि की तुलना में। मतदाता अगर उसके क्षेत्र में प्रॉपर विकास नहीं हो, मुख्य नाली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, पानी की हो, तो वो भी नोटा की तरफ एक बहुतायत में चले जाते हैं, उस इलाके के लोग, उस मतदान केंद्र के लोग। तो इसलिए ये भी एक बड़ा कारण है। ठीक है, अपना विरोध दर्ज कराने का कारण है अब वो, पर उससे मुझे लगता है, मैंने पहले कहा, अच्छा प्रावधान है ये नोटा का, परंतु उससे जनप्रतिनिधियों में भी जागरूकता होना चाहिए। समझना चाहिए कि आज हमारे रहते हुए, आज हम चुनाव में खड़े हुए हैं और हमारे रहते हुए भी 3000 नोटा में मत पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक तरीके से हमको निगलेक्ट कर रही है वहाँ के मतदाता, हमारे खिलाफ मत कर रहे हैं, हमारी सेवा को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें अपने ऊपर अंतर्मन से स्वयं विचार करना चाहिए कि हमारी जनसेवा में कहाँ कमी रह गई, हमें कहाँ से हम उनकी पूर्ति करें कि अगली बार जब हम इन लोगों के बीच में जाएं चुनाव के माध्यम से तो ये नोटा का एक भी बटन ना दबे। ये जनप्रतिनिधियों को जरूर सोचना चाहिए।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मिलन जी आपका भी धन्यवाद, सुनील जी आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जनप्रतिनिधि नोटा की मंशा क्या ये समझ तो जरूर रहे हैं, लेकिन जनता की मंशा कब समझेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले उपचुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता नोटा का इस्तेमाल करती है या फिर अपने मन चाहे जनप्रतिनिधि को वोट देती है। शार्प एट 7 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?